स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 12 इसमें पढ़ रहे हैं जिसका नाम है परमाणु। और इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत और रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत को पढ़ा था। और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कुछ कैलकुलेशन वाले पार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है बोर त्रिज्या। अगर आपको ध्यान हो तो बोर का परमाणु मॉडल क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कुछ निश्चित ऊर्जाओं में ही, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं और उन कक्षाओं में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होती है। और बोर ने उन त्रिज्याओं को निकाल के भी दिखाया था कि वो कौन कौन सी ऐसी कक्षाएं होंगी कि पहली कक्षा कहाँ होगी, नाभिक से कितनी दूरी पर होगी, दूसरी कक्षा कहाँ होगी, तीसरी कक्षा कहाँ होगी। तो इसमें हम वही निकालने वाले हैं, बोर त्रिज्या। बोर त्रिज्या होती क्या है, देखिए जैसे ये नाभिक है तो किसी भी नाभिक से मान लेते हैं इस परमाणु में ये कोई कक्षा है, ठीक, ये की कक्षा है और ये कौन सी कक्षा है, ये एनवी कक्षा है। तो इसके नाभिक से ये जो कक्षा तक की दूरी होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको, बोर त्रिज्या। तो क्या होती है बोर त्रिज्या, किसी परमाणु के नाभिक से कक्षा तक की दूरी को बोहर त्रिज्या कहते हैं। बोहर त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बोहर त्रिज्या। नाभिक से लेकर ये जो दूरी आपको दिख रही है इसी को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। तो हमें यहाँ कैलकुलेट करके ये निकालना है कि पहली त्रिज्या कितनी दूरी पर होगी नाभिक से, दूसरी त्रिज्या कहाँ होगी, तीसरा कोश कहाँ होगा, ये हमें निकालना है इसमें, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं इस वाली कक्षा में ये कोई इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये गति कर रहा है। और मान लेते हैं ये जिस कक्षा में गति कर रहा है उसकी जो त्रिज्या है नाभिक से कितनी है, Rn, मतलब nv कक्षा में गति कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन। तो उसकी त्रिज्या कितनी रहेगी, Rn। इलेक्ट्रॉन हो गया ये, और किस वेग से गति कर रहा है, ये b वेग से गति कर रहा है। कैसे गति कर रहा है, b वेग से गति कर रहा है। लिख लेते हैं, माना कोई इलेक्ट्रॉन nv कक्षा में v वेग से गति कर रहा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, Rn है। कितनी है, Rn। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होगा ये कैसे गति कर रहा होगा, ये कर रहा होगा ये वाली गति। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वृत्तीय गति। कौन सी गति बोलते हैं, वृत्तीय गति। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें ये वृत्तीय गति कर रहा होगा और हम जानते हैं वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है यहाँ पर। तो अभिकेंद्रीय जो बल है ये कोई नया बल नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पर ये गति हो रही है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और ये जो नाभिक है इनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वही आकर्षण बल यानी वैद्युत बल जो लगेगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश और इस नाभिक के आवेश के बीच में जो वैद्युत बल लगेगा वही वैद्युत बल हमारा अभिकेंद्रीय बल का कार्य करेगा, ठीक है। अब जैसे अपने पास ये तार है, मैं इसमें किसी चीज को बांध के ऐसे उसमें इस टाइप से गति कराऊं तो यहाँ पर ये भी वृत्तीय गति हो रही है। और वृत्तीय गति कराने के लिए हमें कौन सा बल चाहिए होता है,
अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर हमें कैसे मिलेगा, ये वाला जो अभिकेंद्रीय बल हमको मिलेगा, ये मिलेगा इस तार में जो तनाव हो रहा है ना, तनाव के कारण हमें मिलेगा, ठीक है, तनाव के रूप में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें कैसे मिलेगा, ये मिलेगा इलेक्ट्रॉन के आवेश, और इस नाभिक में कितना आवेश होगा। देखिए नाभिक में होते क्या है, प्रोटॉन होते हैं, और किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है, जिसको मैं लिख सकता हूँ ZE से। क्या लिखूंगा, ZE से, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश और ये जो नाभिक का आवेश है, इनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत बल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैद्युत बल। कौन सा बल, वैद्युत बल। वैद्युत बल किससे निकलता है, कूलाम के नियम से। क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 का काम करेगा इलेक्ट्रॉन का आवेश बोले तो E, और Q2 का काम करेगा ZE। और बटे में क्या होता है, बटे में होता है दूरी का स्क्वायर। यहाँ दूरी का काम कौन करेगी, ये त्रिज्या काम करेगी, RN। तो यहाँ क्या हो जाएगा, RN का होल ऑफ स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक। ये वैद्युत बल है, तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ FE। और यही जो हमारा वैद्युत बल है, यही वैद्युत बल हमारा प्रदत्त होगा किसके रूप में, अभिकेंद्रीय बल के रूप में। तो मैं यहाँ लिखूंगा अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर FC से लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स FC इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बटे में R हो जाएगा ये RN, ठीक है। FC बराबर mv स्क्वायर बटे में RN, ठीक। ये हो चुका है अपना। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो ये जो अभिकेंद्रीय बल है, ये हमारा प्राप्त होगा वैद्युत बल से। तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, आपस में बराबर कर दूंगा ना, तो ये बराबर हो जाएगा इसके। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा, यहाँ समीकरण 2 जो है, ये अभिकेंद्रीय जो बल है, जो अभिकेंद्रीय बल है, ये बराबर होगा किसके, समीकरण 1 से। दोनों बराबर हो जाएंगे ये। तो समीकरण 2 क्या है, ये F, कुल मिला के मैं इसको लिख सकता हूँ FC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये FE, FC इक्वल टू FE। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल होगा, ये अभिकेंद्रीय बल हमारा वैद्युत बल से प्राप्त होगा, ठीक है। तो दोनों को हम बराबर रख देंगे। FC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, mv स्क्वायर बटे में RN इक्वल टू FE की वैल्यू कितनी है, FE की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये हो जाएगा, यहाँ देखिएगा E और E की गुणा E स्क्वायर हो जाएगी, और ये Z, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ZE स्क्वायर बटे में RN का होल ऑफ स्क्वायर। तो एक RN से एक RN में कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ से बचेगा MB स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हो जाएगा ZE स्क्वायर बटे में RN। और इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 3, ठीक। और जब हमने बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा था, तो आपको याद हो, तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था बोर के सिद्धांत से। बोर के सिद्धांत से क्या बताया था बोर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिनका कोणीय संवेग कितना होता है, MBR इक्वल टू NH बटे में 2 पाई, इतना होता है ना, इन्हीं में चक्कर लगाते हैं, है ना। बोर के परमाणु सिद्धांत से हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ हम nवीं कक्षा के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, इसको RN कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं RN कर दूंगा, इसको, है ना। मैंने इसको RN कर दिया। अब क्या करते हैं, इसको एक बार स्क्वायर कर लेते हैं। वर्ग करने पर क्या कर दिया मैंने, इसका वर्ग करने पर इसका वर्ग कर देते हैं। तो m का वर्ग क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, v का वर्ग क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, r का वर्ग क्या हो जाएगा, RN स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर बटे में 4 और ये पाई स्क्वायर। ये हो गई समीकरण नंबर 4।
और अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को भाग कर देंगे 4 से, या 4 को भाग कर दो 3 से, कोई फर्क पड़ने वाला यहाँ पर नहीं है। जिसको भी आप जिससे भाग करना चाहें उससे भाग कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ समीकरण 3 को 4 से डिवाइड करेंगे या फिर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। तो समीकरण 3 कहाँ है, ये है mb स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, ये m स्क्वायर v स्क्वायर और ये हो जाएगा rn स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर कितना है, इसकी तो गुणा करा देते हैं, ze स्क्वायर बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rn और इस पूरे के बटे में कितना है, n स्क्वायर h स्क्वायर बटे में 4 पाई स्क्वायर। तो ये सबसे ऊपर जाएगा और ये यहाँ आएगा। तो यहाँ पर इस b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक बचेगा और नीचे यहाँ बचेगा एक m बचेगा और ये rn स्क्वायर, और इधर इसको लिख देंगे z स्क्वायर इनटू में कितना हो जाएगा, ये z स्क्वायर इनटू में ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rn और इसके गुणा में जाएगा ये n स्क्वायर और ये h स्क्वायर। कुछ कटेगा, यहाँ 4 पाई ऊपर है, ये इसका है 4 पाई, तो यहाँ काट देते हैं। इस 4 से 4 कैंसिल, एक पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और उसके आगे मैं यहाँ से लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लें इसको। तो इससे आगे हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो एक rn से यहाँ से मैं rn कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1/m और यहाँ रह गया है rn इक्वल टू, यहाँ पर ये सब कुछ कट चुका है, यहाँ बचेगा ze स्क्वायर और एक पाई भी बचेगी क्योंकि यहाँ पाई का स्क्वायर था, यहाँ पर केवल पाई था, तो यहाँ कितना बचेगा, पाई बचेगा। और नीचे क्या रह गया, नीचे यहाँ बचेगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर n स्क्वायर और यहाँ पर h स्क्वायर। यहाँ से मैं rn की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस m को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/rn इक्वल टू m z स्क्वायर पाई और बटे में एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। मुझे rn की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उल्टा कर देंगे, rn बराबर कितना हो जाएगा, ये n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे में m z स्क्वायर और ये पाई। ये निकल के आई हमारी त्रिज्या, nv त्रिज्या। अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो पहली कोष की हमें त्रिज्या मिल जाएगी कि पहला कोष नाभिक से कितनी दूर होगा। n बराबर ऐसे 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, जो भी है ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5, जहाँ ये n है, n भी कक्षा है ये, और h क्या है, h है प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 गुणा 10 की पावर -34। और एप्सिलॉन नॉट ये है आपका निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका मान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 kg।
और ई क्या है, मूल आवेश है, इसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और पाई का मान होता है 3.14। जब हम ये सारी वैल्यू इसमें लगाते हैं, जब हम इस h की जगह पर ये वैल्यू लगा देंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान लगा देंगे, m का मान लगा देंगे, e का मान लगा देंगे, ये सब कुछ जब हम लगा देंगे ना, तो यहाँ से कुछ एक ऐसा दिखेगा। देखिए इस हल करने के बाद Rn, मैं यहाँ हल करके नहीं दिखा रहा हूँ, हल करने के बाद इतनी ही वैल्यू आती है। तो आप भी इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। Rn बराबर कितना होता है 0.53 सबकी वैल्यू लगाएंगे और यहाँ पर कितना बचेगा आपका ये n स्क्वायर, और बटे में यहाँ से रह जाएगा ये आपका z, n स्क्वायर बटे में z, और ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी एंगस्ट्रॉम में। किस में निकल के आएगी, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी एंगस्ट्रॉम में। तो ये सभी वैल्यूज रखने के बाद Rn की वैल्यू निकल के आएगी 0.53 n स्क्वायर बटे में z, और ये पूरा मान निकल के आएगा एंगस्ट्रॉम में। अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो हमें पहली कक्षा की त्रिज्या मिल जाएगी कि नाभिक से पहली कक्षा जो इस निश्चित कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो कितनी दूरी पर होगा। 2 लगाएंगे तो दूसरे की मिल जाएगी, 3 लगाएंगे तीसरे की मिल जाएगी। और यहाँ पर ये जो z है, ये z है परमाणु क्रमांक। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, सोडियम का 11 होता है, ये परमाणु क्रमांक है, ठीक है। तो त्रिज्या हमें मिल चुकी है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। तो इतनी तो त्रिज्या हो जाएगी उसकी। उसके बाद हम इसमें निकालेंगे स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन आखिर इन कक्षाओं में कितनी स्पीड से घूमेगा। और हाँ, यहाँ से हम एक चीज और लिख सकते हैं, Rn समानुपाती n स्क्वायर, Rn समानुपाती n स्क्वायर। मतलब नाभिक से हम जितना दूर जाएंगे, जो त्रिज्या होगी उसका आकार उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, ये इसका मतलब है, ठीक। जितना नाभिक से हम दूर जाएंगे, जो कक्षा नाभिक से जितनी दूर मिलेगी। अब ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये अपना नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। अब देखो जैसे हम नाभिक से दूर जा रहे हैं, कक्षाएं हमारी क्या हो रही हैं, बड़ी होती जा रही हैं। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ रही है, आप देखो ये वाली दूरी देखो, ये दूरी देखो, और ये दूरी देखो, है ना। तो जितना हम दूर जाएंगे उतनी ये त्रिज्या क्या होगी हमारी, ये बड़ी होती चली जाएगी। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। तो त्रिज्या के बाद हम लोग निकालेंगे स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग। किस वेग से वो इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में गति कर रहे होंगे, हम वो निकालेंगे, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बोर के सिद्धांत से लगाएंगे। बोर के सिद्धांत से क्या होता है। बोर का सिद्धांत हमने पढ़ा था, M/R = NH बटे में 2 पाई, पढ़े था ना ये। तो हमें वेग निकालना है कौन सी कक्षा में, Nb कक्षा में। तो यहाँ Rn त्रिज्या भी हमें लेनी पड़ेगी, है ना। तो Bn को ही छोड़ के Mrn को नीचे ले लेते हैं। Bn = NH और 2 पाई, और यहाँ इनटू में आ जाएगा Mrn। तो यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं NH बटे में 2 पाई। यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे किसकी, यहाँ m हो जाएगा, और गुणा में हम यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे Rn की। Rn का मान ये हमने निकाला था अभी, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे में m z e स्क्वायर पाई। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर r का मान लगा दिया है। अब जो चीज़ें कट रही होंगी हम उनको काट देंगे, और जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या कटेगा, ये यहाँ देखिए, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कट गया। और n से एक n, एक h से ये एक h कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वही हमारा Vn हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये सबसे ऊपर जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये Ze स्क्वायर बटे में यहाँ क्या आ गया 2
टू, और यहाँ पर अपना ये कितना बचेगा NH एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा क्या निकल के आ गया, इलेक्ट्रॉन का वेग निकल के आ गया। मतलब जो स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जिस वेग से घूम रहे होंगे हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो Bn है ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/n के, 1/n के, ठीक, 1/n के। इसका मतलब ये है कि जितनी ऊंची कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उतना हमारा Bn का मान कम होगा, उतने धीरे घूमेगा इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन हमारा नाभिक के ज़्यादा करीब है तो वो तेजी से घूमेगा, और अगर नाभिक के ज़्यादा दूर है मतलब ऊंची कक्षा में है तो वो धीरे घूमेगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, वेग निकालेंगे। Z हमारा उस परमाणु क्रमांक है, E मूल आवेश है, और n कक्षा की संख्या है, पहली कक्षा में घूम रहा है, दूसरे में, तीसरे में, कौन सी में घूम रहा है ये उसका मान है, H प्लांक नियतांक, और E नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, उसका वेग निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालेंगे। मतलब उन कक्षाओं में घूमते हुए उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, पहली कक्षा में कितनी एनर्जी होगी, दूसरे में कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, तीसरी में कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, ये ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें निकालेंगे स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो इसमें हमने Rn का मान निकाल लिया है, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा ये निकाल लिया है। अब हम इसमें निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में कितनी ऊर्जा से घूम रहा होगा ये हम लोग ज्ञात करेंगे। आप इसको ऐसे सपोज करिए, ये अपने पास नाभिक है और यहाँ कहीं ये कोई इलेक्ट्रॉन इसमें ही गति कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन की हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, कुल ऊर्जा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की कुल एनर्जी निकालनी है तो इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को निकाल के हम लोग क्या कर दें, जोड़ दें, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन की क्या मिल जाएगी, कुल ऊर्जा मिल जाएगी कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में कितनी ऊर्जा से घूम रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा। पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, फिर गतिज ऊर्जा निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े थे। U बराबर क्या होता है, U बराबर 1/2, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R, Q1 Q2 बटे में R। तो Q1 का काम तो इलेक्ट्रॉन का आवेश करेगा और Q2 का काम कौन करेगा, ये नाभिक का जो आवेश होगा कितना होगा, Ze। नाभिक के आवेश को Ze से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, U बराबर 1/, कितना जाएगा ये, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है E, और Q2 का मान कितना हो जाएगा, Ze। और बटे में क्या लिख देंगे बटे में जाएगी ये वाली दूरी, और इसको मैं क्या लिखूंगा, Rn। क्या लिख देंगे इसको, Rn। ये हो गई समीकरण नंबर 1। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसमें गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा निकाल लेंगे। अब हमें क्या निकालनी है, इसमें गतिज ऊर्जा निकालनी है। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यहाँ पर गतिज ऊर्जा लगा देते हैं, कितनी होती है, U बराबर। तो इसमें एक काम करते हैं, पहले गतिज ऊर्जा निकालने से पहले हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर Rn की वैल्यू को लगा देंगे। मैं Rn का यहाँ मान लगा देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका Ze², और यहाँ पर मैंने वैल्यू लगा दी Rn की वैल्यू ये है n² ZH² एप्सिलॉन नॉट बटे में mZ
ई स्क्वायर और बटे में पाई। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर जाएगा और ये यहाँ ये यहीं पर रहेगा। तो ये कैसा दिखेगा बाद में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ है ये जेड ई स्क्वायर इंटू एम जेड ई स्क्वायर पाई और बटे में हो जाएगा ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। कुछ कट रहा हो तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ शायद ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगी ये, ठीक, और शायद कुछ भी नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ये यहाँ से क्या बचेगा, जेड ई स्क्वायर एम जेड, और यहाँ ये कितना हो जाएगा ई की, ये जेड का स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि यहाँ एक जेड ये है एक जेड ये है, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर यहाँ पावर हो जाएगी ई की पावर 4, तो जेड हो गया, ये हो गया, एम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम लिख देंगे एम, और पाई तो कट चुका है अपना, ठीक है, यहाँ बचेंगे ये, और नीचे ये क्या बचेगा, 4 बचेगा यहाँ पर 4, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन कितना हो गया, ये एप्सिलॉन का स्क्वायर, ये हो गया यू का मान। ये निकल के आएगी हमारी क्या, गतिज स्थिर ऊर्जा निकल के आ गई है। तो समीकरण 1 हम इसको ना मान के इसको समीकरण 1 बोल देंगे। अब इसी प्रकार हमें क्या निकालनी है, इसमें गतिज ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है, गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। स्थिर ऊर्जा के बाद गतिज ऊर्जा निकालेंगे। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K बराबर 1/2 mb स्क्वायर, लेकिन यहाँ bn हमें लगाना पड़ेगा, bn स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। K बराबर होता है ना 1/mb स्क्वायर, तो b क्या हो जाएगा bn, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम 1/2 m, यहाँ पर vn की वैल्यू लगा देते हैं। कितनी है vn की वैल्यू, ये है जेड ई स्क्वायर बटे में 2nh, और ये एप्सिलॉन नॉट, और ये इसका होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 m, इसका स्क्वायर लगाएंगे जेड का स्क्वायर, जेड स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर 4 हो जाएगी ये, और बटे में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एम जेड ई स्क्वायर ई की पावर 4, और ये 4 दूनी 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और हाँ यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल के आएगी यू का मान, ये हमारा माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस लगाएंगे और ये अपना प्लस में ही रहेगा। ये हो गया हमारी गतिज ऊर्जा। अब हमें स्थिर ऊर्जा मिल गई और गतिज ऊर्जा मिल गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालेंगे। कुल ऊर्जा को मैं लिख देता हूँ ई एन से लिख देता हूँ, क्योंकि हमें एन भी कक्षा में निकालनी है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो कुल के लिए मैं क्या करूँगा, यू प्लस के करना पड़ेगा ना, क्योंकि कुल ऊर्जा क्या होती है, स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू है माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और ये एम बटे में कितना है, बटे में है 4n स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, प्लस का प्लस लगा देंगे, और के की वैल्यू कितनी है, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और बटे में 8n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। कुछ कॉमन है, देखो यहाँ पर भी m है, जेड स्क्वायर ही पूरा ही कॉमन हो जाएगा, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m, और बटे में यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये बटे में देखिए पूरा कॉमन है, बस 4 और 8 को छोड़कर यहाँ से ले लेंगे हम n स्क्वायर, यहाँ से बचेगा h स्क्वायर, और यहाँ पर एप्सिलॉन का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और अंदर यहाँ से बचेगा माइनस का 1/4 और प्लस का 1/8, यहाँ से ये बचेगा। ठीक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अंदर लासा उसा लेके हल कर लेंगे। जेड स्क्वायर ई की पावर 4 यहाँ m हो जाएगा, बटे में आ जाएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और यहाँ से हम इसका लासा ले लेंगे, कितना लासा आएगा 8,
यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ बचेगा प्लस का 1। तो इसको मैं ये मिटा देता हूँ, बस इनका साथ हमें यहीं तक चाहिए था। इनको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, n और Rn के मान। तो यहाँ से ये -1 बचेगा, -2 में से 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और -1/8 गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसकी ऊर्जा निकल के आ जाएगी En इक्वल टू -z² e⁴ m बटे में यहाँ कितना बचेगा 8 n² h² और ये ε0²। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, उस इलेक्ट्रॉन की क्या निकालेंगे, उस इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, अगर हम यहां पर E की वैल्यू लगा दें, जो कि कितनी होती है, मूल आवेश है ना, ये कितनी होती है इसकी वैल्यू 1.6। जैसे यहाँ E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलम, और m की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10⁻31 किलो, और n हमारी कक्षा है, और h क्या होता है, प्लांक नियतांक कितना होता है 6.6 गुणा 10⁻⁻14 जूल प्रति सेकंड, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ये 8.85 गुणा 10⁻⁻12। जब हम ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे ना, तो ये कुछ ऐसा निकल के आएगा। देखिए En इक्वल टू -13.7 जब ये सारी वैल्यूज हम जब इसमें लगाएंगे और सबको जब हल करेंगे तो इतना निकल के आएगा। यहाँ से हमारा बचेगा ये z², और बटे में यहाँ से बचेगा ये है n², z² बटे में n², और ये पूरी वैल्यू निकल के आएगी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में निकल के आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हमें एक जर्नल फॉर्मूला मिल गया। हम इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी परमाणु में हम लोग चेक कर सकते हैं। जहां पर ये जो Z है ये परमाणु क्रमांक होगा, और ये जो n है ये कक्षा की संख्या है कि पहली कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल रहे हैं, दूसरी में निकाल रहे हैं कि तीसरी में निकाल रहे हैं, ये वो है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन के लिए अगर मैं ले लूँ, यहाँ पर किसके लिए ले लूँ, हाइड्रोजन के लिए। ठीक, फिलहाल आप इसको नोट करेंगे, मुझे यहाँ मिटाना पड़ेगा, फिर हम इसके बाद इसके आगे से हम लोग यहाँ कंटिन्यू करेंगे। ठीक, पहले आप इसको लिख लें। तो इससे आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये जो Z है, आप सपोज करिए हम यहाँ किसके लिए निकालते हैं, हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। अब जब हम हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन का Z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Z बोले तो परमाणु क्रमांक, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो जब मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, En इक्वल टू -13.7 कितना हो जाएगा, -13.7, और यहाँ आ जाएगा 1/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा ये, n इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं यहाँ पहली कक्षा की ऊर्जा निकालूं तो कितनी निकल के आएगी, पहले के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n की जगह 1 लगाना पड़ेगा, n इक्वल टू 1, तब En की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, En इक्वल टू -13.7, और यहाँ आ जाएगा ये 1/1 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। ठीक, तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, -13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक, अब हम दूसरी की निकालते हैं। देखिए दूसरी n बराबर 2 लग देता हूं मैं यहाँ पर, n बराबर 2, तब E क्या हो जाएगा, ये फिर E2 का मान मिलेगा यहाँ से हमें -13.7, और यहाँ हो जाएगा 1/2²। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 को इससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, 4 को इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 13.7 को। तो 4 3 12, 1 और 7, और ये पॉइंट लगा के 4 चौक 16, यानी 3.4 आ रहा है। ये कितना आएगा, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूसरी कक्षा की ऊर्जा निकल के आएगी। अब तीसरी में ऐसे हम निकाल सकते हैं, n इक्वल टू 3, तब यहाँ से E3 का मान निकल के आएगा, कितना आएगा, -13.7,
और यहाँ बचेगा 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, मतलब 9 से हमें इस बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? 9 से गुणा कर देंगे इस 13 को, तो 9 एकम 9, यहाँ बचेगा 4, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 7 उतर जाएगा, और 9 पंजे 45, यहाँ 5 आ जाएगा, यानी 1.5 आ रही है, माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तीसरी कक्षा में ऊर्जा इतनी होगी इलेक्ट्रॉन की, दूसरी में इतनी होगी, पहले में इतनी होगी। जिसकी भी निकालनी है हम ऐसी निकाल सकते हैं। ऐसी N4 में कितनी होगी? N4, अगर N4 निकालेंगे तो यहाँ से E4 का मान निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 13.7, 1/4 का स्क्वायर, तो कितनी आएगी? कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कितना आएगा ये भाग होने के बाद में? यहाँ भाग करनी है हमें, 4 चौक 16 का स्क्वायर आएगा ये, और ये कितना आ जाएगा? ये 13.7, 13.7। कितने बार में इसको काटेंगे हम लोग? स्टार्टिंग में ही पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 16 निम्मा 16 अट्ठे 8 बार में जाएगा ये, तो ये माइनस का 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितनी की भी हमें निकालनी है उतनी की निकाल लेंगे। आप देख सकते हो पहली कक्षा -13 पॉइंट है, -13.7, दूसरी कक्षा में -3.4 है, तीसरी में 1.5 है। तो जैसे जैसे हम कक्षा ऊपर, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ऊर्जा बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है? क्योंकि यहाँ माइनस लगा है ना, -13 और -3, तो -13 छोटा होता है -3 से, -3 बड़ा होगा, -1 -3 से भी बड़ा होगा। ऐसे ही ऊर्जा क्या होती है? लगातार बढ़ती चली जाती है। जैसे ये नाभिक है अपना, ठीक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होगी? ये इस वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जो इसमें गति कर रहा होगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन जितनी ऊंची कक्षा में होता है उसकी ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक। तो अगर मैं इसको एक छोटे से ऊर्जा आरेख से दिखाऊं तो कुछ ऐसे हम दिखा सकते हैं। देखिए ये पहली कक्षा है, ये n बराबर कितनी है? 1 है, और यहाँ पर ऊर्जा कितनी है? 13.7 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसमें दूसरी ऊर्जा है, दूसरी ऊर्जा इस तरह, यहाँ ऊर्जा कितनी है? माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कौन सी ऊर्जा है? दूसरा ऊर्जा इस तरह है। ऐसी तीसरे में कितनी हो जाएगी? ये तीसरे में कितनी है? ये है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसी तीसरे में कितनी है? माइनस, ये वाला सॉरी गलत हो गया, ये 3.4 है, माइनस का 3.4। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे इससे ऊपर यहाँ पर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी माइनस का 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा तीसरे के लिए, और ये हो जाएगा चौथे के लिए, ठीक। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इसको ऊपर तक, और उसके बाद जितने भी ऊर्जा स्तर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है, ओवरलैप कर जाते हैं, बहुत पास पास आ जाते हैं ऊर्जा स्तर ये, ठीक, इस टाइप से। तो ये हो गए इनके ऊर्जा स्तरों, मतलब इनकी ऊर्जाएं, ठीक। पहले ऊर्जा स्तर में कितनी ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की, दूसरे में, तीसरे में, किसी भी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें पढ़ लेते हैं ऊर्जा अंतराल, ठीक है। आप पहले इसको नोट करेंगे, फिर इसमें लास्ट प्रूफ हम इसमें देखने वाले हैं, ऊर्जा अंतराल। तो अब तक हमारे इसमें 3 प्रूफ हो चुके हैं, जिसमें हमने NB त्रिज्या निकाली थी, फिर उसमें स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग निकाला था, ऊर्जा निकाली थी, और अब हम इसमें निकालेंगे ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल का क्या मतलब होता है? जैसे देखिए ये नाभिक है, ये है नाभिक, ठीक। एक ऊर्जा स्तर ये है और एक ऊर्जा स्तर ये है, ऊर्जा स्तर बोले तो कक्षाएं, ठीक है। अब इस वाले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी और इस वाले ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा होगी, इन दोनों ऊर्जाओं का जो अंतर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऊर्जा अंतराल। अब सपोज करिए जैसे इस वाले कक्षा में ऊर्जा है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी है? 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऊपर है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अंतर कितना आया? 15 में से 13 घटाएंगे तब कितना आएगा? 15 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? एक चीज समझ लीजिए, ऊर्जा स्तर जितना हम नाभिक से दूर जाएंगे, जितना दूर होगा कोई भी कोश, उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मान लेते हैं ये वाला जो ऊर्जा स्तर है ये हमारा पहला ऊर्जा स्तर है, और ये वाला कौन सा ऊर्जा स्तर है? ये हमारा दूसरा ऊर्जा स्तर है। तब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? ऊर्जा अंतराल। क्या निकालेंगे? ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल कितना आएगा? ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल का मतलब ऊर्जाओं का अंतर, तो डेल्टा ई से लिखेंगे इसको, डेल्टा ई से
अब इसमें जो ऊर्जा होगी और इस वाले में जो ऊर्जा होगी, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें से बड़ी ऊर्जा किस में होगी, दूसरी कक्षा में कि पहली कक्षा में। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने प्रूफ भी किया था, पहले में कितनी निकल के आई थी, माइनस की 13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे में निकल के आई थी -3.4। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ऊर्जा का मान भी बढ़ रहा है, मतलब इस वाली कक्षा में ऊर्जा ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की, इसमें ऊर्जा कम होगी। तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दूंगा। तो यहाँ क्या घटाऊंगा, E2 माइनस के E1, E2 माइनस के E1। ठीक, अब हम यहाँ पर E1 और भी हमने E बराबर एक फार्मूला निकाला था, क्या निकाला था, E बराबर एक फार्मूला निकाले थे हम लोग, इसमें पढ़ा था En बराबर ये फार्मूला निकाले थे। तो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं इसको। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, n की जगह कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे, देखिए mz² e⁴ बटे में, और हाँ ये माइनस भी तो चल रहा था तो माइनस भी लिखना पड़ेगा हमें, माइनस है ना, इसलिए 8 ε0²। और इस n की जगह पर मैं कितना रखा दूंगा, n2 रखना पड़ेगा, n2 का स्क्वायर, और ये h², ये माइनस यहाँ लिखेंगे। अब हम E1 का मान लगाएंगे, दोबारा से माइनस आएगा, तो ये माइनस और ये इसका माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। दोबारा से रखेंगे वैल्यू mz² e⁴ बटे में कितना आ जाएगा, ये 8 ε0 और n1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, h²। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, कुछ कॉमन है इसमें, हाँ कॉमन इसमें क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, माइनस कॉमन होगा, माइनस कॉमन नहीं लेते हैं इसमें, हम लोग क्या करेंगे, ये सब कॉमन हो जाएगा, mz² e⁴ और बटे में यहाँ कितना हो जाएगा, 8 ε0², n नहीं आएगा कॉमन क्योंकि यहाँ n2 है, यहाँ n1 है। तो यहाँ पर h को कॉमन ले लेंगे हम लोग, h² कॉमन आ जाएगा ये। तो अंदर ये कितना बचेगा, अंदर यहाँ से बचेगा माइनस का 1/n2 का स्क्वायर और प्लस 1/n1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं हम लोग, mz² और ये e⁴ बटे में हो जाएगा ये 8 ε0 का स्क्वायर और ये h²। इसको पहले लिख देते हैं 1/n1 का स्क्वायर माइनस के 1/n2 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका डेल्टा ई की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई है, ये डेल्टा ई की वैल्यू हो गई। इसको मिटा देते हैं हम। ठीक, ये अपना डेल्टा ई हो गया, तो ये डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इतना तो हमारा ये ऊर्जा अंतराल आ चुका है, मतलब इन दोनों में जो अंतर होगा ऊर्जा का हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। आगे मैं इसमें क्या बढ़ाने वाला हूँ, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था ई बराबर क्या होता है, h म्यू, और म्यू को भी अगर हम तोड़ दें तो c/λ मिलेगा। तो इस ई की जगह पर मैं क्या लगा दूंगा, इस ई के स्थान पर बेटा मैं लगा दूंगा इधर hc/λ, और इसको ऐसे ही लिखूंगा mz²e² बटे में कितना हो जाएगा, ये 8 ε0 का स्क्वायर और ये h का स्क्वायर। ठीक है ना, ये h का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा ये 1/n1² माइनस के n2² आ जाएगा ये। अब यहाँ क्या करते हैं, हम लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को उठा के इसके बटे में ले आता हूँ मैं, कि यहाँ कहाँ लेके आता हूँ इसको, बटे में। तो ये हो जाएगा 1/λ और ये हो जाएगा mz² e⁴ और ये हो जाएगा बटे में आके 8 और यहाँ बचेगा ε0 और यहाँ पर ये स्क्वायर पहले से ही था और एक h और आएगा तो h की पावर ये 3 हो जाएगी। h की पावर कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। 1/n1 का स्क्वायर माइनस का n2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर ये जो m² और z² और ये e⁴ जो 4 है और z² को छोड़ देते हैं यहाँ से, केवल इतना। यहाँ से क्या हो जाएगा, m e⁴ और ये 8h³ c⁴0। इसको हम पूरे को लिखते हैं r से,
क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं रिड वर्ग, रिड वर्ग, रिड वर्ग नियतांक। क्या बोलते हैं इसको, रिड वर्ग नियतांक बोलते हैं। और जब हम इतने को सॉल्व करते हैं तब आर की जो वैल्यू है वो निकल के आती है 1.097 गुणा 10 की पावर 7। ये रिड वर्ग नियतांक का मान होता है। तो मैं इस पूरे की जगह पर क्या करूंगा, 1/λ, और यहां पर हम क्या करेंगे, z को छोड़कर क्या करेंगे, z स्क्वायर क्या लगा दूंगा मैं यहाँ पर, z स्क्वायर, और यहाँ क्या लगा दूंगा, r, और ये अंदर आ जाएगा, ये 1/n1 का स्क्वायर, ये 1/n2 का स्क्वायर। ये जो हमारी समीकरण निकल के आई है इसको हम लोग बोलते हैं रिड वर्ग समीकरण। क्या बोलते हैं, रिड वर्ग समीकरण। और ये समीकरण जब हम अभी इसमें आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो उसमें ये हमारी काम में आने वाली है समीकरण। ठीक है, तो इसमें हमने क्या निकाला था आज की क्लास में, Rn का मान निकाला था, मतलब कौन कौन सी निश्चित ऊर्जा, कौन कौन सी कक्षाएं होंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, और इनमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग निकाला था हम लोगों ने। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें ऊर्जा निकाली थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ ऊर्जा अंतराल निकालने के बाद में रिड वर्ग समीकरण निकाला है। ठीक है, तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इस चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा बचा है वो हमें इसमें करना है। और बहुत ही जल्द ये वाला चैप्टर भी हमारा जो है समाप्त हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे भी किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप इसको डिस्कस कर सकते हो। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।